नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। आज मैं अपनी इस वीडियो का आगे का पार्ट लेकर हाजिर हूँ, जिसमें अध्याय नंबर 2 सबक नंबर 2 आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह अमीर डैडी ने मुझे और माइक को तैयार किया था। 1994 में मैं 47 की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनी ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दर जैसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर रही है। यह किसी पेड़ को लगाने के जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती है। पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूँ तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैसे शुरू करूँ? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे और बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ? अभी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूँ तो मुझे नीचे दी गई कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के स्पॉट बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स शवाब थे जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे जो संसार की सबसे बड़ी यूनिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हावर्ड हॉब्स थे जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। हावर्ड क्रूज थे जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर थे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड व्हिटनी थे जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेसे लिवरमोर थे जो शेयर बाजार के 2 दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फोन थे जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। शबाब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेशी भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर और कॉटन भी दिवालिया मरे। ओपन्स पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजरियर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठाक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा।
मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ावों जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हो तो वे कठोर परितंत्रों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होंगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना ज्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास एक साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील, लेखपालों ने उसका सारा पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान ने इसलिए निकाल दिया, चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है, भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है, अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुरंत मिलेनियर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताइए कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से प्राय बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूँ जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वे यह विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूसते थे। जैसा मैंने कहा था कि मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता के माहिर बनने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और मजबूत नींव डालें। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं। जब तक मैं अगली वीडियो में नहीं आती तब तक के लिए बाय।